तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज आप देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सीरीज वृंदा की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत गंगावरम नाम के जंगल से होती है और ये समय था 1996 का। इस जंगल में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम चिन्नी था। चिन्नी अपनी भाई सच्ची को ढूंढ रही थी और भाग भाग कर उसे आवाज़ लगा रही थी। तभी सच्ची उसे एक जगह पर पड़ा मिलता है। चिन्नी को लगता है कि उसे कुछ हो गया है और वो रोने लगती है। तभी सच्ची अपनी आंख खोलता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो चिन्नी को लकड़ी से बनी एक डॉल देता है और चिन्नी उस डॉल के साथ खेलने लगती है। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी मौत किसी बीमारी से हो गई थी। जंगल में एक महामारी फैली हुई थी, लेकिन इन लोगों का जो पुजारी होता है उसे माता का प्रकोप बता रहा था। वो कहता है कि हमसे कोई भूल हुई है और माता हमसे क्रोधित है। माता को खुश करने के लिए हमें बलि चढ़ानी होगी, नहीं तो सब ऐसे ही मारे जाएंगे। फिर वो किसी तरह का रिचुअल करता है और चिन्नी की तरफ उंगली करके कहता है कि बलि के लिए माता ने चिन्नी को चुना है। जिस पर चिन्नी की मां रोने लगती है। वो कहती है कि इसके बदले मेरी बलि ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को जाने दो। वो सबसे मिन्नतें करती है, लेकिन कोई भी पुजारी के अगेंस्ट नहीं जाता। रात में ये लोग बलि की तैयारी करते हैं और इधर सच्ची अपनी माँ से पूछता है क्या वो चिन्नी को सच में मार देंगे। उसकी माँ कहती है कि वो चिन्नी को कुछ नहीं होने देगी और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर इस जंगल से भागने लगती है। लेकिन बाकी सबको इसका पता चल जाता है और वो उनका पीछा करते हैं। इस भागा दौड़ी के बीच सच्ची इनसे बिछड़ जाता है। इधर उसकी माँ चिन्नी को किसी तरह एक लोडर पर चढ़ा देती है और चिन्नी वहां से निकल जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम बृंदा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हैदराबाद में रहती है। और ये बृंदा ही चिन्नी है, लेकिन उसे अपने पास के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बस कुछ धुंधली सी यादें हैं जो उसे नाइट मेयर्स में दिखाई देती हैं। प्रेजेंट में बृंदा अपनी फैमिली के साथ रहती है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी फैमिली में बस उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन छुटकी रहती है। लेकिन छुटकी बृंदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो कहती है कि बृंदा उसकी सगी बहन नहीं है। बृंदा के फादर पुलिस में थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर बृंदा ने भी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में एसआई की पोस्ट पर काम करती है। बृंदा यहाँ पर थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की है। वो अपने कलीग से ज़्यादा बात नहीं करती और बस अपने काम से मतलब रखती है, जिसके चलते डिपार्टमेंट में सब उसे अकड़ू बुलाते हैं और कोई भी उसे पसंद नहीं करता। खैर, इधर हम एक दूध वाले को देखते हैं जिसे तालाब में एक लाश मिलती है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है। वो लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। इनका जो सीनियर रहता है सोलोमोन, वो एक नंबर का घूसखोर और कामचोर टाइप का आदमी था। उसके अंडर में ढेर सारे केस पेंडिंग पड़े थे और वो इसे भी एक सुसाइड केस बताकर केस को रफा दफा करने को कहकर चला जाता है। खैर, फोरेंसिक टीम लाश को लेकर जाने लगती है। तभी वृंदा लाश को बड़े ध्यान से देखती है तो उसका कलीग सारथी उसे कहता है कि मैडम आप यहाँ क्या कर रही है, जाकर भीड़ को संभालिए। और वृंदा वहाँ से चली जाती है। रात में सब इस केस पर बातें कर रहे होते हैं और रिपोर्ट आने से पहले ही इसे सुसाइड बता रहे थे। तभी वृंदा अगर कहती है कि सुसाइड नहीं है, मर्डर है। बॉडी पर मैंने चोट के निशान देखे थे, रस्सियों के भी निशान थे। मुझे लगता है कि किसी ने उसे मारकर बोरी में ईंटों के साथ डालकर फेंक दिया है। जिस पर सारथी और बाकी सब उसका मजाक बनाते हैं कि लगता है आपने पहली बार किसी डेड बॉडी को इतने करीब से देखा है मैडम, इसलिए कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं आप। जिस पर बिंदा बोलती है कि नहीं, पहली बार नहीं देखा, मेरे पिता का भी मर्डर हुआ था। अब इसके 2 दिन बाद सोलोमोन और सारथी फोरेंसिक लैब जाते हैं, जहाँ डॉक्टर की बात सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि इस आदमी का मर्डर हुआ है, सर पर किसी रॉड से मारा गया है जिससे स्कल टूट गया है। बैक पर 3 बार चाकू मारा है और फ्रंट में दिल के पास 16 बार चाकू मारा है जिससे रिब केज टूट गया है। गर्दन के पास एक अजीब सा निशान भी है जिसका पता नहीं चल रहा कि यह क्या है। इस आदमी को मारकर बॉडी को बोरी में ईंटों के साथ डालकर फेंक दिया है। चूहे ने बोरे को काटा होगा, जिससे बॉडी बाहर आ गई। सारथी ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि बृंदा सही थी। फिर इस आदमी की आइडेंटिटी पता लगाने के लिए पुलिस पिछले 1 महीने में लापता हुए लोगों की मिसिंग केस की फाइल निकालती है। साथ ही बिंदा से जाकर कहता है कि मैडम आप सही थी और उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहता है और बिंदा ने ज्वाइन कर लेती है। घर जाने से पहले बृंदा सारथी से पूछकर पोस्टमार्टम वाली फाइल अपने साथ ले जाती है और घर जाकर उसे बारीकी से स्टडी करती है। अगली सुबह वो सारथी से कहती है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस आदमी के नाखूनों में कोल, ग्रेनाइड और सैंड ट्रेसेस मिले हैं, इसलिए सारी मिसिंग रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट को देखना चाहिए जो या तो किसी कोल माइन में काम करते थे या फिर किसी रेलवे में काम करते थे। जिसके बाद टोटल ऐसे 32 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट की फाइल उन्हें मिलती है। फिर उन सभी के घर वालों को बुलाया जाता है, जिसमें से एक परिवार उस बॉडी को पहचान लेता है। उस आदमी का नाम तिलक था। फिर वो लोग उसकी पत्नी से पूछते हैं कि क्या तिलक का कोई दुश्मन था या आपको किसी पर शक है जिसने ये सब किया होगा। लेकिन वो कहती है कि ऐसा तो कोई भी नहीं है,
इसके बाद सोलोमन कहता है कि ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई सस्पेक्ट, हमारे पास कोई लीड भी नहीं है, इसलिए फालतू में सिर दर्द क्यों लें, केस को यहीं बंद करते हैं। लेकिन ब्रिंदा सोलोमन की बात नहीं मानती और अकेली केस पर काम करने निकल जाती है। वो मैप की हेल्प से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती है कि लाश को किस जगह से फेंका गया होगा और उसकी ये तलाश कंकारो लेक पर जाकर ख़त्म होती है। लेक के पास उसे एक चिड़िया का पंख मिलता है। उसकी पिक्चर को गूगल में डालकर सर्च करती है तो पता चलता है कि ये पंख किसी कैटरिस टामो नाम की एक रेयर चिड़िया का है। ये चिड़िया इंडोनेशिया से माइग्रेट होकर हिमालय आती है और ये चिड़िया मांस भक्षी होती है, इंसानों तक को खा जाती है। इसके काटने से एक अजीब सा निशान भी बनता है, जैसा उस लाश की गर्दन पर भी था। दूसरी तरफ किसी अननोन प्लेस पर हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी के लिए खाना लाया था और उससे बातें कर रहा था। फिर शॉकिंगली हम देखते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कैथरिस टामो नाम की वही चिड़िया थी। फिर उस आदमी के पास हम वही डॉल देखते हैं जो सच्ची ने चिन्नी को दी थी। वो डॉल को ही चिन्नी मानकर उससे बातें कर रहा था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि असल में उस रात सच्ची और उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। सच्ची तो अपनी माँ से बिछड़ गया था, लेकिन उन लोगों ने उसकी माँ को पकड़ लिया था। जब चिन्नी उन्हें नहीं मिली तो पुजारी ने एक दूसरी बच्ची की बलि देने का फैसला किया। चिन्नी की माँ चिल्लाती रही कि उसकी बलि ले ले लेकिन बच्ची को छोड़ दे, लेकिन पुजारी ने उसकी एक नहीं सुनी और उस बच्ची को रिचुअल वगैरह करके उसे जिंदा जला दिया। और रिचुअल के अगेंस्ट जाने के लिए चिन्नी की माँ को भी मार दिया गया। इधर सच्ची जब तक वहाँ पहुँचा उसकी माँ को मार दिया गया था। फिर उस लड़की की जली हुई बॉडी को देखकर उसे लगता है कि वो चिन्नी है। इन लोगों ने चिन्नी को भी मार दिया और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सच्ची अकेले बैठकर उधर रोता रहता है। तभी वहाँ पर चंद्र ग्रहण भी लग जाता है। तब सच्ची उस जलती हुई लकड़ी को उठाता है और गुस्से में आकर पूरे गांव को ही आग लगा देता है, जिसमें सब लोग मारे जाते हैं। गांव से दूर एक ब्राह्मण नदी में डुबकी लगा रहा था। सामने उसे जलता हुआ गांव दिखाई देता है, जिसे वो कोई दिव्य ज्योति समझ लेता है। इधर प्रेजेंट में वृंदा सारथी को आकर सब बताती है और कहती है कि इस चिड़िया के काटने से जो निशान बनता है सेम निशान तिलक की बॉडी पर भी था। कुछ तो अजीब हो रहा है, एक बार इस बर्ड एंगल को ट्राई करके देखते हैं, शायद किलर का कुछ पता चल जाए। लेकिन सारथी बिंदा को सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि सोलोमन सर ने ये केस बंद करने को कहा है, इसलिए आप केस छोड़ दीजिए मैडम। लेकिन बिंदा कहाँ मानने वाली थी। वो तिलक के घर जाती है और उसकी वाइफ से पूछती है कि तिलक कब गायब हुआ था। तो बताती है कि जॉब पर जाने के बाद से ही तिलक घर वापस नहीं आया था। फिर बिंदा उससे पूछती है कि क्या तिलक कभी इंडोनेशिया या हिमालय गया था। तो उसकी वाइफ कहती है कि नहीं। फिर बिंदा उसे उस चिड़िया की फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है। तो कहती है कि नहीं। फिर बिंदा स्टेशन जाकर बात करती है। उसे पता चलता है कि तिलक स्टेशन से घर के लिए निकला तो था लेकिन घर नहीं पहुंचा। इधर बस स्टैंड पर हम उस किलर को देखते हैं। तभी एक आदमी उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि वो उसका भविष्य बताएगा। वो कहता है कि तुम्हें जीत मिलेगी लेकिन थोड़ा कष्ट भी होगा। उसे उपाय बताता है कि तुम्हें भगवान की पूजा करनी होगी, लेकिन वो कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर पास के शॉप से वो बिरयानी लेकर खाता है और कुछ चिकन के पीसेस अपनी चिड़िया के लिए रख देता है। तभी बिरयानी वाला उसे कहता है कि देखो तुम जिस बस का वेट कर रहे थे वो आ गई, और वो उस कंडक्टर को बड़ी अजीब तरह से घूरने लगता है। इधर साथ ही बिंदा से बात करता है। वो कहता है कि मुझे पता चला कि आप तिलक के घर गई थी। वो काम को लेकर बिंदा के एफर्ट की तारीफ तो करता है, लेकिन उसे ये सब रोकने को कहता है। वो कहता है कि हमें इसकी परमिशन नहीं है और आप मुश्किल में पड़ सकती हैं मैडम। लेकिन बिंदा का ध्यान कहीं और था। सामने चाय वाला ग्लासेस को पानी में फेंक रहा था और इस रिपीटेटिव बिहेवियर को देखकर बृंदा को ध्यान आता है कि किलर ने तिलक को 16 बार चाकू मारा था, वो भी बड़ी सफाई के साथ, एग्जैक्ट सेम जगह पर। यानी ये खून उसका पहला खून नहीं होगा। वो सारथी की बात को इग्नोर करके अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है और अलग अलग पुलिस स्टेशन जाकर सिमिलर मर्डर केसेस के बारे में पता करती है। सोलोमन को जब इसका पता चलता है तो वो बृंदा को सबके सामने फटकार देता है कि ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। और इधर प्लेग्राउंड में हम उस किलर को देखते हैं। वो उस कंडक्टर और उसकी फैमिली को फॉलो कर रहा था। वो उसके बच्चे को टॉय देकर कहता है अगर कभी तुम्हारे पापा घर नहीं लौटे तो हिम्मत से काम लेना और स्कूल जाना मत छोड़ना। इधर बृंदा हमेशा की तरह शाम को रनिंग कर रही थी। तभी एक आइसक्रीम वाला वहाँ आइसक्रीम बेचने आता है। उसका गंजा सर देखकर बृंदा को कुछ याद आता है। वो घर जाकर सभी विक्टिम्स के फोटो को देखती है। उन सभी के बाल कटे हुए थे। अगले दिन बृंदा ये सब ले जाकर सारथी को दिखाती है। वो कहती है कि उसे तिलक जैसे कई केसेस मिले हैं, सभी का मर्डर सेम पैटर्न से किया है। मर्डर से पहले सभी का मुंडन किया गया है और सभी को एक ही तरह से कई बार चाकू घोंपा गया है और ये किसी सीरियल किलर का काम है और हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। और तब जाकर इस केस को सीरियसली लिया जाता है। बात एसीपी तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो एक एसआईटी टीम बनाता है
और लीड सोलोमन को मिलती है। सोलोमन सारथी को भी टीम में ले लेता है, लेकिन ब्रिंदा को इग्नोर कर देता है और सारथी को ब्रिंदा के लिए बुरा लगता है क्योंकि सारी मेहनत तो ब्रिंदा ने की थी। इधर किलर रॉड लिए कंडक्टर का वेट कर रहा था। उसके आते ही वो रॉड को साइड में रख देता है और हाथ में प्लास्टर पहन लेता है। फिर वो उसे रोक कर कहता है कि भाई साहब, मेरे हाथ में चोट लगी है, क्या आप ये सामान उठा देंगे प्लीज़। और कंडक्टर सामान उठाकर लोडर में रखने लगता है। तभी पीछे से किलर उसके सर पर जोर से रॉड मारकर उसे बेहोश कर देता है और लोडर में डालकर उसे एक दूसरी जगह ले जाता है। सामने देवी की तस्वीर लगी थी जिसे वो उल्टा कर देता है। फिर उस आदमी को बांध कर उसका मुंडन करता है और फेस पर एक मास्क लगा देता है और फिर चेस्ट पर 16 बार स्टैब करके उसे मार डालता है और लास्ट में उसकी चिड़िया आकर उसके मांस का एक टुकड़ा खा लेती है। फिर फ्लैशबैक में हम सच्ची को देखते हैं जो कि एक जुवेनाइल स्कूल में था। तभी वहाँ एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और टीचर सब बच्चों से कहता है कि सब गॉड से इसके लिए प्रे करें, गॉड उसे ठीक कर देगा। लेकिन सच्ची प्रे करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो भगवान को नहीं मानता, जिसके बाद उसे बुरी तरह से पीटा जाता है और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। इधर प्रेजेंट में सारथी एसीपी से ब्रिंदा की सिफारिश करता है। वो कहता है कि टीम में ब्रिंदा का होना ज़रूरी है। सोलोमन सर और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इस केस के सभी लीड्स ब्रिंदा ने ढूंढे हैं। इसके बाद एसीपी सोलोमन को कॉल करता है। एसीपी उससे पूछता है कि उस मर्डर केस में तीनों विक्टिम्स के नाम क्या थे। तो सोलोमन फाइल देखने लगता है कि सर अभी देखकर बताता हूँ। तो एसीपी कहता है कि रहने दो सोलोमन, तुम्हारी चौकी में ऑलरेडी कई सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए अभी तुम उन पर काम करो और इस केस में मैं तुम्हारी जगह ब्रिंदा को अपॉइंट कर रहा हूँ। फिर ब्रिंदा आकर टीम को ज्वाइन करती है। इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से स्टार्ट होती है और तिलक जैसे 16 विक्टिम्स के बारे में पुलिस को पता चलता है, जिसमें से एक विक्टिम की पहचान अननोन थी जिसने अपनी किडनी डोनेट की थी। इधर किलर बॉडी को डंप करके जाने लगता है। तभी पुलिस वाले उसे देख लेते हैं जो वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ, मैंने उसे बोरे में डालकर फेंक दिया। उसका बच्चा स्कूल जाता है और मैंने उसे खिलौना भी दिया था। उसकी अजीब सी बातें सुनकर पुलिस को उस पर शक होता है और वो उसके साथ देखने जाते हैं कि उसने क्या फेंका है। तो ज़मीन पर उन्हें गांजा मिलता है, जिस पर पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। इधर ब्रिंदा उस चिड़िया के बारे में पता करने एक बर्ड शॉप पर जाती है। वहाँ का शॉपकीपर उसे बताता है कि हम इसे कटाइयो बुलाते हैं, लेकिन ये प्रजाति तो इंडिया से विलुप्त हो चुकी है, शायद कोई इसे बाहर से लाया होगा। इस पक्षी को लेकर कुछ रिलीजियस बिलीफ भी हैं। वो एक पुरानी बुक निकाल कर उसे बताता है कि उत्तर प्रदेश के केकली जनजाति के लोग इस पक्षी में माँ काली को देखते थे। जब उनमें से किसी की मौत होती थी तो उसके मांस का एक छोटा टुकड़ा ये लोग कटाइयों को भोग चढ़ाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसके बाद इस केस में एक नया एंगल आ जाता है, गॉड एंगल। एसीपी ब्रिंदा से पूछता है कि केकली ट्राइब के लोग हमें कहाँ मिलेंगे। ब्रिंदा कहती है कि इस ट्राइब के लोग तो सालों से दिखे नहीं हैं, पता नहीं कि वो लोग बचे भी हैं या नहीं। और ये केस फिर से अटक जाता है। फिर ब्रिंदा कहती है कि हम एक काम कर सकते हैं, अभी तक हमने पुराने केसेस पर ही काम किया है, इसलिए अब हमें हाल ही में हुए मिसिंग केसेस को भी देखना चाहिए, शायद हमें कोई लीड मिल जाए। एसीपी इस बात पर एग्री करते हुए टीम को एक्टिव मिसिंग केस पर काम करने को कहता है। 15 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती है। इसी बीच घूम फिर के ब्रिंदा के हाथ उसी कंडक्टर के मिसिंग केस की फाइल लग जाती है जिसका नाम था अब्दुल। ब्रिंदा अब्दुल के घर जाकर उसकी वाइफ से बात करती है। उसकी वाइफ बताती है कि अब्दुल से उसकी बात 2 हफ्ते पहले काम से लौटते वक्त हुई थी, लेकिन वो घर आया ही नहीं। फिर ब्रिंदा वहाँ से चली जाती है। ऑटो वाला जो था वो अब्दुल का ही पड़ोसी था और उसे अच्छे से जानता था। ब्रिंदा उसे कहती है कि वो उसे उस रास्ते से लेकर जाए जिस रास्ते से अब्दुल काम से लौटता था। फिर ब्रिंदा उस एरिया के सबसे सुनसान जगह पर ऑटो को रुकवा देती है और आसपास कोई सुराग ढूंढने लगती है और इसी चक्कर में वो काफ़ी दूर निकल जाती है और फाइनली वो उसी जगह पर थी जहाँ पर अब्दुल को मारा गया था। ब्रिंदा को वहाँ कुछ कटे हुए बाल और सूखे खून के निशान मिलते हैं, जिसके बाद ब्रिंदा अपनी टीम को वहाँ पर बुलाती है। फोरेंसिक वाले बताते हैं कि इसकी मौत 2 दिन पहले हुई है। इसी बीच ब्रिंदा को ज़मीन पर एक एटीएम स्लिप मिलती है जो किसी कबीर आनंद नाम के एक आदमी की थी। वो इसे सारथी को दिखाकर कहती है कि एटीएम स्लिप भी 2 दिन पहले का ही है, शायद ये किलर का ही होगा। लेकिन एसीपी कहता है कि एक एटीएम स्लिप को हम ठोस सबूत नहीं मान सकते और कबीर का रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लीन है। वो कॉलेज में एक लेक्चरर है और अपनी सैलरी से एनजीओ चलाता है, वो किलर नहीं हो सकता। लेकिन ब्रिंदा कहती है कि उसने कबीर आनंद के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं और उसकी लोकेशन क्राइम सीन के आसपास की ही है, हमें उसे इंट्रोगेट करना चाहिए और एसीपी इसके लिए अलाउ कर देता है। फिर कबीर को स्टेशन बुलाकर उसे सवाल पूछे जाते हैं। सारथी उसे पूछता है कि 2 दिन पहले आप कहाँ थे।
कबीर कहता है कि देखिए मैं एक लेक्चरर हूँ, तो या तो मैं अपने कॉलेज में होता हूँ या अपने घर में होता हूँ। तो सारथी पूछता है तो फिर आपका एटीएम स्लिप आपके घर के कई किलोमीटर दूर एक मर्डर स्पॉट पर क्या कर रहा था? जिस पर कबीर भड़क जाता है। वो कहता है कि आप एक एटीएम स्लिप के चलते मुझे मर्डर सस्पेक्ट बना रहे हैं, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बृंदा कहती है कि आप ऐसे बीच में नहीं जा सकते। तभी एसीपी आकर कबीर को अलाउ कर देता है। जाने से पहले बृंदा कबीर को विक्टिम्स की फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं, जिस पर कबीर कहता है कि वो इनमें से किसी को नहीं जानता। लेकिन बृंदा को कबीर में झोल लगता है और उस पर नज़र रखती है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब जगह बृंदा उसे फॉलो करती है। फिर वो उसे बात करने के लिए कॉलेज आती है, लेकिन कबीर बात करने से मना कर देता है। बृंदा कहती है कि मैं आपको 2 दिन से फॉलो कर रही हूँ, जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद कबीर बृंदा से बात करने के लिए राज़ी हो जाता है। वो कहता है कि तो इन 2 दिनों में आपने मेरे बारे में क्या क्या जाना है? बृंदा कहती है कि आपके फादर कमल आनंद ने अपने करियर में ढेर सारे पैसे कमाए, लेकिन कभी चैरिटी नहीं की। यहाँ तक कि 2003 में उन्होंने एक चैरिटी के अगेंस्ट भी केस लड़ा था। और रही बात आपकी, तो आप तो बड़े वाले दानवीर हैं। ऐसा कैसे? कबीर कहता है कि मेरे डैड गलत थे, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। स्ट्रोक के बाद जब वो पैरालाइज्ड हुए तो मैंने उनकी आंखों में वो गिल्ट देखा था, और तब से ही मैंने चैरिटी करनी शुरू कर दी, जिससे मेरे फादर को सुकून मिल सके। फिर बिंदा उससे आखिरी सवाल पूछती है कि क्या आप भगवान में मानते हैं? कबीर कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, मेरे फादर मानते हैं। इधर साथ ही सारे लिंक को जोड़कर एक थ्योरी बनाता है कि किलर पहले विक्टिम के सर पर रॉड मारता है, फिर उसके पास के ही किसी एबेंडन एरिया में ले जाकर उस पर रिचुअल वगैरह करता है, और उसको मारकर लाश को पास के ही तालाब में डंप करता है। अब्दुल का मर्डर नंदीग्राम में हुआ था, तो किलर ने उसकी बॉडी नंदीग्राम के लेक में ही डाली होगी। फिर साथ ही नंदीग्राम लेक जाता है लाश ढूंढने, लेकिन वहाँ उनका सामना वहाँ के लोकल से होता है। वो पुलिस को तालाब से दूर रहने को कहते हैं। वो कहते हैं कि इस तालाब से उनकी आस्था जुड़ी है और ये तालाब उनके भगवान का है। सारथी कहता है कि हम यहाँ एक लाश को ढूंढ रहे हैं और ये पुलिस केस है, इसलिए हमें अपना काम करने दो। इस पर गांव वाले भड़क जाते हैं और पुलिस को धमकी देते हैं कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इधर किलर को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस जब उसका बैग चेक करती है तो उसके अंदर से उसे एक अस्तूरा, खिलौना और चिन्नी वाली गुड़िया मिलती। गुड़िया देखकर ऑफिसर कहता है कि काला जादू करता है क्या? किलर कहता है कि ये चिन्नी है, और गुड़िया उसे मांगता है, लेकिन ऑफिसर उसे गुड़िया नहीं देता। तो वो एकदम से पागल हो जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। ऑफिसर को लगता है कि इस आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो वो उसका सामान लौटाकर उसे छोड़ देता है। इधर बिंदा कबीर के घर जाती है। कबीर अपने पिता को खाना खिला रहा था कि तभी अचानक उन्हें दौरा पड़ जाता है, और कबीर तुरंत उन्हें इंजेक्शन देकर ठीक करता है। वो बिंदा से कहता है कि नए लोगों को देखने से कभी कभी इन्हें एंजाइटी हो जाती है। फिर बिंदा वहाँ से चली जाती है। तभी कबीर के घर के बाहर हम उसी किलर को देखते हैं। इधर नंदीग्राम लेक में पुलिस अब्दुल की लाश को ढूंढ रही थी। तभी गांव वाले इकट्ठा होकर पुलिस पर अटैक करने आते हैं। तो सारथी उन्हें रोकने के लिए हवा में फायर करके कहता है कि आगे मत बढ़ना, नहीं तो एक एक को शूट कर दूंगा। और तभी उसे मैसेज आता है कि लाश का पता चल गया है। अगली सुबह बृंदा भी नंदीग्राम लेक पर आती है। वो लोग वहाँ के एसआई से सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं, लेकिन एसआई कहता है कि ये बहुत ही पिछड़ा इलाका है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तभी बृंदा को कॉल आता है और वो तुरंत कबीर के घर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किलर ने कबीर के फादर को भी मार दिया। उनका भी सिर मुंडा हुआ था और चेस्ट पर मल्टीपल स्टेप्स के निशान थे। बृंदा को कबीर के लिए बुरा लगता है और खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर एसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि ये काम एक सीरियल किलर का है। 9 सालों में अब तक उसने 16 लोगों को मारा है। कमल आनंद का मर्डर भी उसी ने किया है। मीडिया वाले कहते हैं कि तू पुलिस कर क्या रही है? हमने सुना है कि आपका एक ऑफिसर कबीर आनंद को फॉलो भी कर रहा था, फिर भी ये मर्डर हो गया। बृंदा के चक्कर में एसीपी की फजीयत हो जाती है। उसे डीआईजी से भी डांट पड़ती है कि तुम लोग कैसे काम कर रहे हो, एक मर्डर सस्पेक्ट खुद विक्टिम बन जाता है, मजाक चल रहा है क्या? इधर बृंदा की बहन छुटकी और उसका बॉयफ्रेंड ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं। सोलोमन को जब पता चलता है कि छुटकी बृंदा की बहन है तो उसे बृंदा से बदला लेने का मौका मिल जाता है। इधर बृंदा को जब पता चलता है कि छुटकी को पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो दौड़ी दौड़ी स्टेशन आती है। फिर सोलोमन उसकी मौज लेता है कि देखो देखो, बड़ी बहन पुलिस में है और छोटी बहन गाड़ी में ड्रग्स लेकर घूमती है, बताओ। तो बृंदा छुटकी की साइड लेती है। वो कहती है कि वैसी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, उसे छोड़ दीजिए, बदले में आप जैसा कहोगे वैसा होगा। तो सोलोमन कहता है कि अच्छा, जो कहूँगा वो होगा। और फिर वो छुटकी के बारे में बहुत ही गलत बात करता है। इस पर बृंदा को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो सोलोमन पर ही अटैक कर देती है
और बाकी सब उसे छुड़ाते हैं। फिर एसीपी दोनों से बात करता है, जहाँ सोलोमन कहता है कि सर मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, इसी ने मुझ पर अटैक किया। एसीपी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ब्रिंदा से प्रॉब्लम है, एसआईटी में आना चाहते हो तो ज्वाइन करो, लेकिन ब्रिंदा की बहन को छोड़ना होगा। फिर एसीपी ब्रिंदा से कहता है कि मैंने तुम्हें कबीर आनंद को फॉलो करने से मना किया था, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। और ब्रिंदा को अपने सीनियर का ऑर्डर ना मानने और एक सीनियर से मिसबिहेव करने के लिए 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो कबीर के घर जाकर उससे माफ़ी मांगती है। फिर घर लौटते वक्त ब्रिंदा को रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। उस आरती को कॉल करके कहती है कि हर रेलवे स्टेशन के गेट पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, हमें नंदीग्राम रेलवे स्टेशन वाला सीसीटीवी फुटेज को चेक करना होगा। फिर दोनों जाकर मर्डर वाले दिन का फुटेज देखते हैं, जहाँ पर उन्हें पुलिस की जीप दिखाई देती है। तो उन्हें लगता है कि किलर को नंदीग्राम पुलिस ने अरेस्ट किया है और फिर वो स्टेशन जाते हैं। ऑफिसर बताता है कि हमने उसे गांजे के साथ पकड़ा था। वो अजीब सी बातें कर रहा था कि बोरे में डालकर उसे फेंक दिया, उसके खिलौने का हाथ लगाया तो रोने लगा, हमें लगा कि वो कोई पागल है इसलिए छोड़ दिया। सारथी कहता है तुम जिसे पागल कह रहे हो वो एक सीरियल किलर है, 16 लोगों को मारा है उसने। वृंदा पूछती है कि उसका नाम या एड्रेस रजिस्टर किया था आपने। हवलदार कहता है कि ऐसा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट लिए थे। नाम वो अपना बता ही नहीं रहा था, तो अलेक्जेंडर नाम लिख दिया था। फिंगरप्रिंट को जब क्रिमिनल डाटाबेस में डालकर सर्च किया जाता है तो वो ठाकुर नाम के एक पुराने क्रिमिनल से मैच होता है, जिसने 16 साल की उम्र में अपनी दादी का मर्डर किया था। फिर इस ठाकुर के बारे में जानने के लिए दोनों उसके गांव जाते हैं और गांव के सरपंच से ठाकुर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ठाकुर का नाम सुनते ही सरपंच भड़क जाता है। वो कहता है कि वो किसी ठाकुर को नहीं जानता और उन्हें वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहता है, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाकी गांव वालों से ठाकुर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ठाकुर का नाम सुनकर हर कोई ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उन्होंने किसी भूत के बारे में पूछ लिया हो, और कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताता कि तभी सरपंच के बगल में जो आदमी खड़ा था वो उन लोगों से मिलने आता है। वो कहता है कि इस गांव में ठाकुर के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ सब उसे एक राक्षस मानते हैं और उससे डरते हैं। ठाकुर के जन्म के साथ ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। जब उसकी नानी ने उसकी कुंडली दिखाई तो पुजारी ने बताया कि ठाकुर एक शैतान है, पिछले जन्म में उसने 12 लोगों की हत्या की थी, इसके कर्मों की सजा पूरे गांव को मिलेगी। इस चीज़ से बचने के लिए ठाकुर से कई तरह के रिचुअल्स करवाए जाते थे। गांव में कुछ भी गलत होता था या सांप के काटने से भी अगर किसी की मौत होती थी तो उसका जिम्मेदार ठाकुर को ही समझा जाता था, और गांव वाले ठाकुर के घर जाकर उसकी नानी से झगड़ा किया करते थे। इन सब से परेशान होकर उसकी नानी ठाकुर को पीटा करती थी। वो उसे कोसती थी कि शैतान तूने जिन 12 लोगों को मारा था, एक दिन उन्हीं में से कोई एक इस जन्म में तुझे मारेगा, तभी हमारा पीछा छूटेगा। पूरा गांव ठाकुर से नफरत करता था। सिर्फ उसके नाना थे जो ठाकुर से प्यार करते थे और उसका ध्यान रखते थे। फिर एक बार गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे गुस्सा होकर ठाकुर की नानी ने उसे घर से बाहर रखने का ही फैसला किया। उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता था जैसे वो कोई जानवर हो। उसके नाना भी अब उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने या खेलने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए ठाकुर ने जानवरों और परिंदों को ही अपना दोस्त मान लिया। फिर एक बार गांव में एक महामारी फैल गई और इसी बीच ठाकुर के नाना की भी मौत हो गई, और उसकी नानी ने इसका जिम्मेदार भी ठाकुर को ही ठहराया। गांव के कुछ लोगों का मानना था कि गांव पर लगा दोष ठाकुर की बलि देने से ही हटेगा। उसकी नानी ने ठाकुर को उन लोगों के हवाले कर दिया। हम देखते हैं कि जो लोग ठाकुर पर रिचुअल कर रहे थे वो केकली जनजाति के ही लोग थे, और उनके पास वही कटायु चिड़िया थी। ठाकुर को मारने के बाद वो कटाइयों को उसका मांस खिलाने वाले थे, लेकिन ठाकुर किसी तरह वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है और नानी से मदद मांगता है। लेकिन नानी ठाकुर को ही गाली देने लगती है और गांव वालों को बुलाने लगती है, और गुस्से में आकर ठाकुर ने अपनी नानी को ही मार दिया और वहाँ से भाग गया। फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल हो गई। फिर वो उन्हें ठाकुर के केस वाली न्यूज़पेपर दिखाता है। वृंदा देखती है कि इन लोगों के भी सिर मुंडे हुए हैं। पास्ट में ठाकुर के साथ जो भी हुआ था, मर्डर में वही सब पैटर्न का यूज़ करता था। सबसे पहले वो लोहे की चीज़ से सर पर वार करता था जैसे उसने अपनी नानी को मारा था। फिर उन्हें वैसे ही मारता है जैसे उसकी बलि दी जानी थी। उनके ऊपर वही सब रिचुअल करता है, विक्टिम को उन्हीं के जैसे लुक देता है, और मर्डर के बाद कटाइयों को मांस खिलाता है। सारथी कहता है कि वो ऐसे ही रैंडम लोगों को मार रहा है या इनको मारने के पीछे उसका कोई मोटिव भी है। घर जाकर वृंदा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक पुराने न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें एक आश्रम में हादसे से 48 लोगों की मौत की न्यूज़ थी। तभी उसे याद आता है कि इस आश्रम में तो अपना एक विक्टिम भी काम करता था। रिसर्च करने पर वृंदा को इसी तरह के सिमिलर केसेस मिले और ये सब जाकर वो सारथी को बताती है।
कि कई सारे धार्मिक प्रोग्राम में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें ठाकुर का ही हाथ है। उसने जिनको भी मारा है फिर उसी जगह पर दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पर विक्टिम काम करता था। ठाकुर सिर्फ सीरियल किलिंग नहीं कर रहा है, वो मास मर्डर्स कर रहा है और उन सबको मार रहा है जो लोग भगवान में मानते हैं। यही उसका मोटिव है। वो पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कर रहा है। मतलब अगली दुर्घटना नंदीग्राम में होने वाली है और वृंदा बिल्कुल सही थी। इधर नंदीग्राम में ठाकुर एक भरी हुई बस को ड्राइव कर रहा था और फिर उसे ले जाकर नहर में गिरा देता है और सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि कबीर ठाकुर के साथ मिला हुआ है। ठाकुर उसे कॉल करके कहता है कि काम हो गया और उसे सत्या कहकर बुलाता है और सत्या ही असल में सच्ची है। इन दोनों की दोस्ती जुवेनाइल में हुई थी और सत्या ने ही वो चिन्नी वाली डॉल ठाकुर को दी थी। सत्या ने अपने जैसे लोगों का ग्रुप बना रखा है जिनके साथ अंधविश्वास के नाम पर या भगवान के नाम पर अन्याय हुआ है। ठाकुर जब जुवेनाइल में आया था तो अपने ट्रॉमा की वजह से खुद को रूम में ही बंद रखता था। वो डरता था कि लोग उसे मार देंगे। तभी सत्या जाकर उससे बात करता है। वो कहता है कि बाहर आ जाओ। ठाकुर कहता है कि नहीं, तुम मुझे मार दोगे। सत्या कहता है कि तू भगवान है क्या? ठाकुर कहता है कि नहीं। सत्या कहता है कि तो फिर मैं तुझे नहीं मारूंगा और ठाकुर बाहर आ जाता है। फिर सत्या उसे पूछता है कि तुम इतने डरते क्यों हो? तब ठाकुर सत्या को अपनी सारी कहानी बताता है। सत्या कहता है कि अब तुझे कोई नहीं मारेगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे बचाऊंगा। और तब से दोनों में दोस्ती हो गई। इधर प्रेजेंट में सब बस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर आते हैं जहां पर वृंदा एसीपी को ठाकुर के बारे में सब बताती है। एसीपी वृंदा के एफर्ट्स को देखकर उसका सस्पेंशन हटा लेता है और केस की लीड भी उसे देता है। फिर पुलिस ठाकुर का स्केच बनवाकर सब जगह उसकी तलाश करती है। इधर वृंदा सारथी से कहती है कि हाल ही में ठाकुर ने कबीर के डैड को मारा है, लेकिन क्यों? क्या उनका किसी रिलीजियस फंक्शन से कोई संबंध है? इसके बारे में पता करने दोनों कबीर के घर जाते हैं। वृंदा उसे पूछती है कि क्या आपके डैड हाल ही में किसी धार्मिक जगह पर जाने वाले थे? तो कबीर बताता है कि जगन्नाथ टेम्पल ले जाने के लिए मैंने 2 हफ्ते पहले टिकट बुक किए थे। हम लोग परसों जाने वाले थे। और वृंदा उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। तभी सत्या का आदमी श्रीनाथ कहता है कि ये लड़की सब कुछ पता लगा रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सत्या कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। इधर वृंदा ठाकुर को पकड़ने का प्लान बनाती है। वो मीडिया के सामने आकर कहती है कि ठाकुर एक शैतान है। पिछले जन्म में उसने 12 लोगों को मारा था और उनमें से एक मैं हूँ। ठाकुर को मारने के लिए ही पैदा हुई हूँ। जनता को पुलिस की बातें बचकानी लगती हैं। सब पुलिस के अगेंस्ट बातें बनाने लगते हैं, लेकिन पुलिस को पता था कि वो क्या कर रही है। वृंदा को एसीपी और डीआईजी का पूरा सपोर्ट था। इधर ठाकुर ने टीवी पर जब यह सुना तो वो बौखला जाता है, टीवी फोड़ देता है। सब आकर उसे पकड़ते हैं। ठाकुर कहता है कि वो वृंदा को मार देगा। तो लोग सत्या को कॉल करके बुलाते हैं। सत्या उसे कहता है कि वो झूठ बोल रही है, तुमने किसी जन्म में किसी को नहीं मारा। ये सब झूठी कहानी है जिसका इस्तेमाल करके वो तुम्हें उकसा रही है। उसकी बातों में मत आओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। और ठाकुर शांत हो जाता है। इधर वृंदा के घर ट्रैप लगाकर सब ठाकुर का वेट कर रहे थे और ठाकुर की सेफ्टी के लिए सत्या उसे एक दूसरी जगह पर भेज देता है। लेकिन रास्ते में ठाकुर को वृंदा की कही वही सारी बातें याद आने लगती हैं और वो वहाँ से भाग जाता है और वृंदा के घर उसे मारने जाता है। और सत्या को इसकी खबर लग जाती है कि ठाकुर भाग गया। इधर ठाकुर वृंदा के घर पहुंच जाता है और उसे देखते ही सब के सब अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन सोलोमोन फोन पर लगा था तो सारथी भाग कर उसे अलर्ट करने जाता है। इस चक्कर में उसका वॉकी टॉकी गिर जाता है। इधर ठाकुर घर के गेट तक पहुंच जाता है और अपना चाकू निकाल लेता है, लेकिन तभी गड़बड़ हो जाती है। जमीन पर पड़े वॉकी टॉकी से ठाकुर पुलिस की बातें सुन लेता है। वो सब समझ जाता है और वहां से भागने लगता है। सारथी भागते हुए ठाकुर को शूट कर देता है, बट स्टिल ठाकुर वहां से भाग जाता है और सब उसे पकड़ने जाते हैं। लेकिन वो अकेला सब पर भारी पड़ रहा था और किसी के भी पकड़ में नहीं आ रहा था। वृंदा जब उसे पकड़ने जाती है तो उसे भी घायल कर देता है। वो कहता है कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, और रॉड से उसे मारने आता है। लेकिन तभी सारथी उसे शूट करके ख़त्म कर देता है। ठाकुर के एनकाउंटर के साथ ही पुलिस केस को बंद कर देती है और वृंदा की हर तरफ तारीफ होती है। लेकिन जब पुलिस ठाकुर का सामान लेने जाती है तो वृंदा को कुछ सस्पिशियस लगता है। वो देखती है कि ठाकुर के मोबाइल पर एक ही नंबर से कई बार कॉल किया गया था। फिर वो ठाकुर के चेस्ट पर सत्या का नाम गुदा देखती है। उसे सब अजीब लगता है। वो कहती है कि ठाकुर के नाना के सिवा तो इस दुनिया में उसका कोई था ही नहीं, तो फिर यह सत्या कौन है? और उसे शक होता है कि ठाकुर अकेला नहीं था, कोई दूसरा भी था जो उसके साथ था, क्योंकि ठाकुर ने उसे ये कहा था कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो। सारथी कहता है कि अपनी नानी का मर्डर करने के बाद ठाकुर जुवेनाइल गया था, शायद वहीं वो सत्या से मिला हो। फिर दोनों जुवेनाइल जाकर सत्या के बारे में पूछते हैं,
जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि 11 साल की उम्र में सत्या ने 32 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि उन लोगों ने उसकी माँ और बहन की बलि दी थी। जुवेनाइल में वो वार्डन और बाकी सबसे झगड़ा करता था कि भगवान नहीं है और ये सब अंधविश्वास है। यहाँ तक कि उसने काउंसलिंग में कहा था कि जब भगवान को मानने वाले नहीं रहेंगे तभी इस दुनिया का सुधार होगा। और इन सब बातों से दोनों को समझ आ जाता है कि इन मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड सत्या है, ठाकुर तो बस उसका मोहरा था। फिर उन्हें पता चलता है कि सालों पहले कोई सत्या का गार्जियन बन के उसे ले गया था और उसका नाम था रघुराम कृष्णन। और ये नाम जानकर वृंदा को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रघुराम कृष्णन वृंदा के ही पिता है। फिर वृंदा जाकर अपनी माँ से बात करती है कि पापा ने सत्या को जुवेनाइल से क्यों निकाला था, वह आप लोगों का क्या लगता है। उसकी माँ कहती कि हमारा कुछ नहीं लगता, तुम्हारा लगता है, सत्या तुम्हारा भाई है। और फिर वो सारी बात बताती है कि जब वृंदा उन्हें मिली थी तो रघु उसकी फैमिली वालों को ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें सत्या के बारे में पता चला और वो वृंदा को सत्या से मिलाना चाहते थे, उसे घर लाकर अपना बेटा बनाना चाहते थे। लेकिन वृंदा की माँ इसके फेवर में नहीं थी। उसका मानना था कि सत्या एक क्रिमिनल है और वृंदा को उसे दूर रखना चाहिए। लेकिन रघु का मानना था कि वो सत्या को सुधार देगा और जब तक ऐसा नहीं होता वृंदा को सत्या के बारे में कुछ नहीं बताएगा। जिसके बाद रघु सत्या को लेने जुवेनाइल गया और कहा कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। लेकिन सत्या कहता है कि उसे बाहर नहीं जाना, बाहर भगवान को मानने वाले लोग रहते हैं और वो यही ठीक है। फिर ठाकुर ने सत्या को समझाया कि मैं हमेशा से बाहर की दुनिया देखना चाहता था, लेकिन मुझे ये नसीब नहीं हुआ। तुम्हें यह मौका मिल रहा है तो चले जाओ, फिर बाद में तुम मुझे भी निकाल लेना। और सत्या उसकी बात मान लेता है। जाने से पहले सत्या उसे चिन्नी की डॉल देकर कहता है कि ये चिन्नी की है, मेरे पास उसकी यादों के सिवा कुछ नहीं है, तुम इसे रख लो। लेकिन सत्या जब बाहर गया तो अपने आसपास उसने फिर वही सब चीज़ें नोटिस की, अंधविश्वास और भगवान के नाम पर लोगों को सताया जाना। उसके सामने एक आदमी अपनी घायल बेटी के इलाज के लिए आया था। उसने कहा कि मेरी बेटी मंदिर गई थी, उसके पीरियड चल रहे थे, तो पुजारी ने उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया और सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं हैं। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मेरी बेटी को बचा लो। तो सत्या ने उसकी मदद करने की सोची। रघु सत्या को पैसे भेजा करते थे, सत्या वो संभाल कर रखता था। वो सब पैसे ले जाकर वो उस आदमी को देता है, बट स्टिल उस आदमी की बच्ची की मौत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि पैसे लाने में आपने देर कर दी, सॉरी हम बच्ची को नहीं बचा पाए। फिर उस आदमी ने कहा कि भगवान तूने मेरी बेटी को मारा है, तू हत्यारा है। सत्या तो पहले से ही भगवान के नाम से चिढ़ता था और ये सब देखकर उसकी नफरत और भी बढ़ गई। जब रघु उससे मिलने आता है तो रघु पर ही गुस्सा करता है कि आप मुझे इस घटिया दुनिया में लेकर ही क्यों आए, इससे अच्छा तो मैं जुवेनाइल में ही था, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, आप मुझे जुवेनाइल में ही छोड़ आइए। तब रघु ने सत्या को समझाया, उसके पास ट्रॉमा से लाने में उसकी मदद की, कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया। सत्या भी काफ़ी हद तक बदल गया, सब कुछ भुलाकर उसने एक नई शुरुआत की। लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ बोलना और उससे सताए गए लोगों की मदद करना सत्या ने नहीं छोड़ा। सत्या की ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही रघु उसे लेने गया ताकि उसे घर लाकर वृंदा से मिला सके। लेकिन इससे पहले सत्या को एक काम खत्म करना था। एक लड़की थी जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। उस लड़की की जान खतरे में थी क्योंकि उसके मजहब में यह हराम था। उसके गांव वालों को पता चला तो उसे मार देंगे। उसकी माँ ने सत्या से मदद मांगी थी और रघु भी सत्या के साथ जाता है। इधर गांव में उस लड़की को पकड़ लिया जाता है। वो लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी सत्या आकर तलवार छीन लेता है और अकेले ही सबसे भिड़ जाता है। तभी रघु आकर सत्या से कहता है कि शांत हो जाओ और तलवार छोड़ दो, और सत्या उनकी बात मान लेता है। फिर रघु उन लोगों को समझाता है कि देखो भाई, कोई भी खुदा किसी की जान लेने के लिए नहीं कहता, इस बच्ची को छोड़ दो। तो वो लोग उल्टा रघु को ही मार देते हैं, और इतना ही नहीं, उस लड़की को और सत्या को भी वो लोग मार देते हैं। लेकिन सत्या किसी तरह जिंदा बच जाता है। हॉस्पिटल में जब सत्या को रघु की मौत का पता चलता है तो वो टूट जाता है। इधर वृंदा की माँ जब रघु की बॉडी देखने आती है तो पुलिस उससे कहती है कि आपके पति के साथ हमें सत्या नाम का एक लड़का भी घायल हालत में मिला था, क्या आप उसे जानती हैं? तो वो कहती है कि वो सत्या को नहीं जानती। प्रेजेंट में वृंदा ये सब जानकर रो रही थी क्योंकि जिस किलर को वो ढूंढ रही थी वो उसका खुद का भाई है। इधर श्रीनाथ सत्या से बात करने आता है। सालों पहले जिस आदमी की बच्ची की मौत पुजारी के धक्का देने से हुई थी, श्रीनाथ वही आदमी है। श्रीनाथ कहता है कि ठाकुर की मौत के बाद पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया है। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता हमें अपने प्लान को रोक देना चाहिए। सत्या कहता है कि पुलिस तो उन्हें हर कदम पर रोकना चाहेगी, लेकिन ये जंग नहीं रुकने वाली। सत्या का अगला टारगेट था गंगावरम, जहाँ से सब शुरू हुआ था। उस रात के बाद से जब उस आदमी ने चंद्र ग्रहण पर दिव्य ज्योति दिखने की बात कही थी, तब से वहाँ एक मान्यता बन गई थी। हर साल भक्त चंद्र ग्रहण पर वहाँ ज्योति के दर्शन करने के लिए आते हैं।
लेकिन ज्योति उन्हें नहीं दिखती और सत्या का प्लान है कि इस बार वो भक्तों को ज्योति दिखाएगा जैसे उसने पहले दिखाया था। इस धार्मिक इवेंट के आयोजक सत्या के ही लोग थे। वो मीडिया में सब जगह इस बात का प्रचार कर देते हैं कि इस साल भक्तों को वो दिव्य ज्योति जरूर दिखाई देगी। बस फिर क्या था, ज्योति के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग जाती है। इधर वृंदा सत्या को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी, लेकिन उसे सत्या का कुछ पता नहीं चल रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर वो फाइल वगैरह भी गिरा देती है। तभी उसकी नज़र उस विक्टिम की रिपोर्ट पर पड़ती है जिसकी आइडेंटिटी का पहले पता नहीं था। उसने अपनी किडनी डोनेट की थी। उस आदमी का नाम था कबीर आनंद। रिपोर्ट में लिखा था कि उसने अपनी किडनी कमल आनंद को दी थी। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। फिर जब वो क्रॉस चेक करवाती है तो रिपोर्ट की बात बिल्कुल सही थी, जिससे वृंदा समझ जाती है कि कबीर ही सत्या है। और वृंदा सारथी को यह सब बताती है कि सत्या कबीर आनंद को मार कर उसकी आइडेंटिटी लेकर रह रहा है। कमल उसके पिता थे ही नहीं, इसलिए उसने कमल को मरवा दिया। उसने कहा था कि वो भगवान को नहीं मानता, वो ही सत्या है। फिर दोनों सत्या को पकड़ने उसके घर जाते हैं, लेकिन ना तो उन्हें वहाँ सत्या मिलता है और ना ही फाउंडेशन के लोग। तभी वृंदा को याद आता है कि पहले जब वो उसे फॉलो कर रही थी तो उसके कार में जीपीएस लगाया था, जिसकी हेल्प से वो सत्या को ट्रैक करती है। तो उसे पता चलता है कि सत्या गंगावरम में है। फिर वो एसीपी को कॉल करके सत्या के बारे में सब कुछ बताती है कि वही इन सब का मास्टरमाइंड है, और पूछती है कि गंगावरम में कोई रिलीजियस इवेंट होने वाला है क्या। तो एसीपी बताता है कि हर साल की तरह चंद्र ग्रहण के दिन मंदिर में लोग दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए आते हैं। कई सालों से वो ज्योति दिखाई नहीं थी, लेकिन इस साल वो ज़रूर दिखेगी। वृंदा कहती है कि हमें इस इवेंट को रोकना होगा, सत्या अगला अटैक यहीं करने वाला है। फिर पुलिस इवेंट को रोकने जाती है। वृंदा और बाकी सब लोगों से बात करके उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। इधर एसीपी अनाउंसर से जाकर ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग सत्या के ही लोग थे और वो एसीपी पर ही गन तान देते हैं। इधर वृंदा देखती है कि पानी में डूबी पाइप गल रही थी। वो सारथी से कहती है कि इस पानी में कुछ मिला हुआ है, लोग अगर पानी में डुबकी लगाने जाएंगे तो मारे जाएंगे, हमें उन्हें पानी में जाने से रोकना होगा। वृंदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे करेगी। फिर वो सारथी से कहती है कि तुम यहाँ संभालो और मैं जंगल जाती हूँ। जंगल जाते ही उसकी पुरानी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, उसे सब याद आने लगता है। इधर सत्या एक लकड़ी के टावर में आग लगाकर भक्तों को ज्योति दिखाने वाला था, लेकिन तभी वृंदा वहाँ पर आ जाती है और सत्या को सच्ची कहकर बुलाती है। सत्या हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वृंदा कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी बहन चिन्नी हूँ। सत्या कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, जैसा ठाकुर के साथ छल किया था मेरे साथ भी वही करना चाहती हो। वृंदा कहती है कि सच है, मैं ही तुम्हारी चिन्नी हूँ। जिस भले आदमी ने मुझे पाला था वो तुम्हारे पास भी आए थे, तुम्हारी मदद की थी उन्होंने, वो हम लोगों को मिलाना चाहते थे। तब जाकर सत्या को समझ आता है कि रघु उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा था, और उसे वृंदा की बात पर यकीन हो जाता है। फिर वृंदा सत्या से ये सब रोकने के लिए कहती है, लेकिन सत्या कहता है कि ये नहीं रुकेगा। भगवान को मानने वालों को मैं ऐसे ही मारता रहूँगा और कोई भगवान उन्हें बचाने नहीं आएगा। और जब तक ये लोग मान नहीं लेते कि कोई भगवान नहीं है तब तक ये सब नहीं रुकेगा, और टावर को आग लगा देता है। वृंदा कहती है कि मुझे रास्ता दिखाने वाले और यहाँ तक पहुँचाने वाले भगवान ही हैं। रघु के ज़रिए उन्होंने तुम्हें भी रास्ता दिखाया था, लेकिन तुमने बुराई का रास्ता चुना और मैं बुराई की जीत होने नहीं दूंगी। और सत्या को शूट करके ख़त्म कर देती है। फिर वो उस जलते हुए टावर को फरसे से काट कर गिरा देती है, जिससे भक्तों को ज्योति दिखाई नहीं देती और वो लोग पानी में नहीं उतरते और उनकी जान बचाती है। इधर वृंदा मरे हुए सत्या को उठाने लगती है। उसे याद आता है कि जब सत्या मरने की एक्टिंग करता था तो वृंदा के कहने पर वो उठ जाता था, लेकिन इस बार वो नहीं उठता। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वृंदा सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।